क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर का क्या नाम था? मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत मापन यंत्र की। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, विद्युत मापन यंत्र क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल की क्वांटिटी को मेजर करते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल में क्या मेजर किया जाएगा? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर और एनर्जी। ठीक है। तो जब इन चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बात की ना, तो यहीं से फेंक दूंगा नीचे। हैं? क्लास में तुम्हें बात करनी होती है। हम्म। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को। ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिकल करंट को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। करंट के किसको इफेक्ट मेजर किया जाता है? करंट के इफेक्ट को मेजर किया जाता है। ठीक है। किसको मेजर किया जाता है? करंट के इफेक्ट को। करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? कौन कौन से इफेक्ट पढ़ाया था मैंने? हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक हीट, ताप। तीसरा था केमिकल। मैग्नेटिक में एक और इफेक्ट आ जाता है, इंडक्शन। इंडक्शन भी मैग्नेटिक का ही है। मैग्नेटिक में क्या होता है? इंडक्शन होता है, हीट होता है। ठीक है। और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हिंदी में कहा जाता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब होता है जहां पर चार्ज क्या होता है? स्थिर होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत कहा जाता है। चार्ज घूमता नहीं है। ठीक है। ये इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो इन्हीं इफेक्ट का यूज करके हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें इनका इफेक्ट का यूज किया जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रो स्टैटिक इफेक्ट। ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट के बाद हमें दो चैप्टर और पढ़ने, एक बैटरी वाला और एक ट्रांसफार्मर। ठीक है। फिर तुम लोगों का इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो ये हमने देखे थे कि ये मेजरमेंट के थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक दो महीने लगातार प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है। डेली प्रैक्टिकल बेस पे कर लेंगे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले प्रैक्टिकल रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है। अगर याद रहेगा तो वो भूल जाओगे, जैसे कल पढ़ाया, कल का आज भूल गया तो फिर तो सब बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद सब बराबर ही हो जाएगा। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की पहचान कैसे की जाएगी? ठीक है। तो जैसे पुराने इंस्ट्रूमेंट में मैंने दिखाया था पिछली क्लास में, जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये क्या है और ये क्या है? ये क्या मेजर करेगा? एम्पियर। ये करंट नापने के लिए है, ये वाला वोल्टेज नापने के लिए। कैसे पता चल गया? यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ठीक है। तो इससे हम ये पहचान जाएंगे कि इस काहे के लिए है? वोल्टेज मेजर करने के लिए है कि करंट मेजर करने के लिए? क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पर देखो, अगर हमें वोल्टेज नापना होगा, ठीक है, तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट।
यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है, राशियाँ लिखी हुई हैं, और यहाँ पर उनका सिंबल है, ये सिंबल है कि सिंबल क्या होगा, यहाँ पर इसकी क्या लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर बोल्ट है तो वोल्टेज में क्या लिखा होगा, भी। वोल्टेज अगर नापना है तो क्या लिखा होगा, भी लिखा होगा। तो भी लिखा होगा तो अगर उस मीटर पे, तो हम समझ जाएंगे कि इससे क्या नापा जाएगा, वोल्टेज नापा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा होगा, ये भी लिखा होगा। भी लिखा होगा तो हम क्या पहचान जाएंगे कि इससे हम क्या नापेंगे, वोल्टेज नापेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा होगा, एम भी, स्मॉल एम भी। ठीक है, ये तो सेम ही हो गया, स्मॉल एम भी लिखा होगा। स्मॉल एम भी का मतलब क्या है, अगर कहीं पर स्मॉल एम लिखा है और भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, हाँ क्या है मतलब इसका, क्या नापेगा ये, मिली वोल्ट नापेगा। ठीक है, क्या नापेगा ये, मिली वोल्ट नापेगा। 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है, 10⁻³ वोल्ट। 10⁻³ वोल्ट होता है 1 मिली वोल्ट बराबर। इसमें के का मतलब क्या है, किलो वोल्ट, किलो वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब है किलो, किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होगा, 10⁻³ वोल्ट। 10⁻³ वोल्ट, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 वोल्ट लिख सकते हैं। 1 किलो वोल्ट बराबर कितना होगा, 1000 वोल्ट होगा। इसी तरीके से ए लिखा है, मतलब ये करंट नापेगा। करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर। उसको लिखा जाएगा मिली एम्पियर में और किलो एम्पियर में। के और मिली का मतलब वही है। ठीक है, उसके बाद पावर। पावर की इकाई क्या होती है, वॉट होती है। और इसको किससे दिखाया जाएगा, डब्लू से दिखाया जाएगा। मिली वॉल्ट, मिली वॉट, किलो वॉट, ये क्या है, मेगावाट। इसका मतलब क्या है, किलो, इसका मतलब क्या है, मेगा, इसका मतलब क्या है, मिली है। समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ओम। ओम का एक इकाई होती है रेजिस्टेंस की। ओम का एक इकाई होती है रेजिस्टेंस की इकाई होती है। और अगर हम ओम नाप रहे हैं तो मिली ओम में भी हो सकता है, किलो ओम में, और मेगा ओम में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है। ठीक है, ये वही चीज़ है यहाँ पर। इसका मतलब किलो है। मेगा का मतलब क्या होता है, 1 मेगा ओम बराबर होगा 10⁻⁶ कितना, 6 ओम। 10⁻⁶ ठीक है, ये होता है मेगा। ठीक है, मेगा मतलब 10⁻⁶। ठीक है, रेजिस्टेंस। उसके बाद हर्ट्ज जो है, किसकी इकाई होती है, फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो फ्रिक्वेंसी मीटर में इस तरीके से लिखा रहेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका मतलब एच जेड का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये किलो हर्ट्ज में और मेगा हर्ट्ज में लिखा रहेगा। ठीक है, तो एक जनरल सिंबल है कि ये वोल्ट मीटर है, मीटर है, वॉट मीटर है, एनर्जी मीटर है। क्या है ये हम पहचान सकते हैं, उस पर लिखा हुआ रहेगा वो देख के। ठीक है, अब देख के पहचान जाओगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या नापेगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ठीक है, अब वो इंस्ट्रूमेंट, अमीटर जो है एसी का भी हो सकता है, अमीटर डीसी का भी हो सकता है। ठीक है, अमीटर जो है वो एसी का भी हो सकता है और अमीटर डीसी का भी हो सकता है। अगर डीसी का अमीटर है तो उसके नीचे इस तरीके से लाइन बनी होगी, ये डीसी का सिंबल है। एसी का सिंबल है तो इस तरीके से लाइन होगी। वो अगर एसी और डीसी दोनों नाप सकता है तो उसमें इस तरीके का सिंबल दिखेगा। समझ में आया। इसका मतलब है कि 3 फेस है, 3 फेस में एक फेस नापा गया है। ठीक है, कितना नापा गया है, 3 में से 1 फेस। इस डार्क वाला दिख रहा है ना, तो 3 में से 1 फेस नापा गया है। यहाँ पर तीनों फेस नापे गए। यहाँ पर एक नापा गया, एक नापा गया, यहाँ पर तीनों नापे गए। ठीक है, तीनों मेजर किए गए। हाँ, एक एक में हम इसमें मापेंगे और इसमें ये नापेंगे। समझ में आ गया।
ये सेम आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ आ जाओ। देखो अब किस पोजीशन पे हम लगाएंगे उसको देखो। अगर इस तरीके का सिंबल बना हुआ है ये काहे का, इसका मतलब क्या है, वर्टिकल पोजीशन में उपयोग होगा। ठीक है, इस तरीके का सिंबल बना है तो वर्टिकल, इसका मतलब क्या है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है 60 डिग्री टिल्ट होगा, झुका हुआ रहेगा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल के लिए है, ±2 डिग्री वर्टिकल हम ले सकते हैं। ठीक है, जो उसकी पोजीशन वर्टिकल है उससे ±2 हम ले सकते हैं। ठीक है, इसका ±10 डिग्री का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल से हम ±10 ले सकते हैं। ठीक है, मेनली तो ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल काहे के लिए है और ये वाला सिंबल काहे के लिए। ठीक है, +2 डिग्री का मतलब है इसमें डिपेचर फ्रॉम द परसीवेबल पोजीशन ±2 डिग्री वर्टिकल। ठीक है, +2 डिग्री हम वर्टिकल ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा। ठीक है, इसमें एकदम वर्टिकल पोजीशन पे लगाना है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। उसके लिए हमने उसमें वायरिंग में पढ़ा था। ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ना, जैसे मान लो ये हम बोर्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है कि नहीं लगा, ये पूरी ये जो लाइन है ना, ये पूरी हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे है? एंगल से पूरी हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है कैसे चेक किया जाएगा? ट्राई स्क्वायर है? जैसे जैसे मान लो कि हम ये स्विच लगा रहे हैं, स्विच बोर्ड लगा रहे हैं, ये स्विच बोर्ड हम जो लगा रहे हैं ये प्रॉपर इसकी पोजीशन है कि नहीं है, कैसे चेक होगा कि इधर तो नहीं झुका, इधर तो नहीं झुका, कैसे पता चलेगा? एंगल नापने के लिए डी आता है? हाँ पानी वाला, इस वाटर लेवल था ना, वाटर लेवल इसके ऊपर रखोगे ना। ठीक है, जैसे इसके ऊपर वाटर लेवल रखोगे दिख जाएगा, सेंटर में अगर आ रहा है तो अलाइंड है और नहीं तो अलाइंड नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक कर। वैसे तो हमें देखने पे थोड़ी ना 19-20 ही समझ में आएगा, जैसे कुछ लोगों ने देखो सही है कि नहीं, उसको कहाँ दिख रहा सही है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट को दिखेगा ना कि अगर बीच में आ रहा है तो हम बता पाएंगे कि हाँ सही है, बीच में नहीं आ रहा है तो नहीं है सही। ठीक है, तो जब कैमरा लगाया जाता है या कोई भी लगाया जाता है तो ये पहले चेक कर लिया जाता है कि पूरी तरीके से ये अलाइंड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही एक्यूरेसी की। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ट्रू वैल्यू के कितना पास है। ठीक है, उस एक्यूरेसी किस बात पे निर्भर करती है कि कौन से क्लास का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्लास डिटरमाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेंज और वैल्यू का। ठीक है, तो रेंज और वैल्यू के हिसाब से एक्यूरेसी डिसाइड होती है। ठीक है, एक तो होती है कितनी रेंज तक के लिए एक्यूरेट है। ठीक है, जैसे हम मार्केट से कोई मीटर लेके आए, उसने कहा ±2% एक्यूरेसी है, तो ±2% किसके हिसाब से है? ठीक है, एक तो फुल स्केल के हिसाब से होता है और एक रीडिंग के हिसाब से होता है कि इतना नापोगे, जैसे 1 एम्पियर नापोगे तो इतने परसेंट, 2 एम्पियर नापोगे तो इतना परसेंट एक्यूरेट होगा। और एक होता है कि फुल स्केल नापोगे तो इतना परसेंट, आधा नापोगे तो उसकी गारंटी नहीं होती। ठीक है, आधा नापोगे तो उसकी गारंटी नहीं होती। पता चला उसने कहा कि देखो 2% का एरर आएगा, और तुम 500 वोल्ट का मीटर लेके आए, 500 लेके आए तो जब 100 नापे तो 10% का एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो वो कहेगा कि देखो जब 500 वोल्ट जब नापोगे ना तब 2% का आएगा, 100 पे थोड़ी ना बोला था मैंने, 500 वोल्ट का है तो उस पे आएगा। ठीक है, तो जो भी एक्यूरेसी बताई जाती है किस बात पे डिसाइड की जाती है, उसकी रेंज एंड वैल्यू जो है लास्ट की वैल्यू उस हिसाब से बताई जाती है। और दूसरा किसके बताई जाती है, लेंथ ऑफ दी स्केल, स्केल की जो लंबाई है उसके आधार पर बताई जाती है। ठीक है, देखो
अब मान लो मेरे पास 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है मेरे पास, एक है मीटर नंबर 1 और एक है मीटर नंबर 2, ठीक है। मीटर नंबर जो 1 है, ठीक है, ये 30 3 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। कितने पे? 3 एम्पियर पे, ठीक है। 3 एम्पियर में इसकी रीडिंग पूरी पहुंच जाती है, और इसकी रेंज कितनी है, 0 से मान लो कितनी है, 3 मिली एम्पियर, ठीक है। दूसरा वाला है, ठीक है, ये ये भी 0 से कितना है, 3 मिली एम्पियर, ठीक है। ये भी 3 मिली एम्पियर का है, ये भी 0 से कितने तक का है, 3 मिली एम्पियर तक का, ठीक है। ये भी 0 से 3 का है, ये भी 0 से 3 का है, मतलब दोनों का फुल स्केल डिफ्लेक्शन सेम है, ठीक है। दोनों का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन इसकी स्केल देखो ज्यादा बड़ी है, इसकी स्केल ज्यादा वैल्यू है, बड़ी है, ठीक है। इसकी स्केल अगर ज्यादा बड़ी है तो हम इसको ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और कम वैल्यू भी मेजर कर सकता है। तो लेंथ से भी डिसाइड होता है कि कितनी कम वैल्यू को मेजर कर पाएगा, कितने कम वेरिएबल को मेजर कर पाएगा। जैसे हमें 3.1 नापना है, तो 3.1 नाप पाएगा कि नहीं नाप पाएगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि स्केल उसकी कितनी बड़ी है। पता चला 3.1 आया ही नहीं, 3.5 है, फिर कितना है, 4 है, ठीक है। तो इस बात पे भी निर्भर करता है। हाँ, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, बड़ा स्केल है तो डिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। एक 3 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, एक 4 पे दे रहा है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा जो कम करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी इस बात पे निर्भर करती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप हैं, देखो ये वाला सिंबल अगर कहीं पर दिख रहा है तो ये कौन से टाइप का है, मूविंग कॉइल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, MC, क्या कहा जाता है, मूविंग कॉइल, ठीक है। या हम कभी कभी इसको PMMC नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, PMMC। PMMC का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, क्या नाम है इसका, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। दूसरा होता है MI टाइप, MI टाइप, MI का मतलब क्या होता है, मूविंग आयरन। क्या होता है, इस तरीके का सिंबल दिखेगा तो क्या समझेंगे, ये कौन सा है, मूविंग आयरन टाइप है। ये वाला सिंबल दिखेगा तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोडायनामिक क्वोशेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कौन सा है ये, इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। इस तरीके का दिखेगा तो ये क्या कैसा है, क्लोज इलेक्ट्रोडायनामिक क्वोशेंट टाइप। ये कैसा है, क्लोज है, और ये कैसा है, ओपन है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कहता है कि हम इलेक्ट्रोडायनामिक क्वोशेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इस तरीके का सिंबल दिखेगा। ये वाला कैसा है, इनक्लोज है, मतलब पूरी तरीके से क्लोज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी इंस्ट्रूमेंट में दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये वाला भी काहे का है, मूविंग कॉइल का है। इतना काहे का है, मूविंग कॉइल का। लेकिन नीचे क्या लगा दिया गया है, रेक्टिफायर लगा दिए गए, डायोड लगा दिए गए, ठीक है। तो ये कौन सा है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट विथ रेक्टिफायर, ठीक है। ये क्या है, सिंबल काहे का, रेक्टिफायर का, डिवाइस बिल्ड इन रेक्टिफायर, जिसमें क्या हो, रेक्टिफायर हो, ठीक है। ये काहे को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेट सीरीज एंड शंट रेजिस्टेंस, सीरीज और शंट रेजिस्टेंस सेपरेट दिखाया गया है। इस तरीके का सिंबल दिखता है कि इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जहां पर कि कैसे यूज करना है, वो इस तरीके का सिंबल दिखेगा, इस तरीके का सिंबल बना रहेगा। तो काहे के लिए है, इंस्ट्रक्शन के लिए। क्या लिखा रहा होगा, ये देखो, ये कौन सा सिंबल है, दिख रहा है सबको, है?
इस तरीके का सिंबल बना है ये। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा है? हाँ, इस तरीके का सिंबल दिख रहा है ये, ऐसा सिंबल दिख रहा है ये नीचे। इसका मतलब क्या है? मूविंग, अरे मूविंग आयरन है ये। अभी तो पढ़ा, तुरंत सामने देख रहे हो तो भूल रहा है। ये कौन सा है? मूविंग आयरन, ठीक है, मूविंग आयरन टाइप का है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बना है ये सिंबल, एसी का। काहे का ये? एसी का है, सिंगल फेस एसी का, ठीक है। ये वाला क्या लिखा है? वन, ये तो एक कुरेसी है, ठीक है, एक कुरेसी लिखी हुई है। एक कुरेसी कितनी लिखी हुई है? 1.5। उसके बाद देखो ये सिंबल बना है, ये काहे का सिंबल है? अरे काहे का सिंबल बना हुआ है? वर्टिकल माउंटिंग का, कि ये किस तरीके से ऐसे वर्टिकली ना माउंट किया जाएगा, ठीक है। वर्टिकली माउंट का सिंबल बना है, ठीक है। उसके बाद वाला सिंबल ये बताता है, इस तरीके का स्टार बना हुआ है ऐसे। इस स्टार का मतलब क्या है? हाँ, ऐसे ही बना है। हाँ, इस स्टार का मतलब क्या है? हम्म, चलो अभी आगे स्टार का भी देख लेते हैं। स्टार का मतलब होता है वोल्टेज से, कितने वोल्टेज तक के लिए ये टेस्ट किया गया है। कितने वोल्टेज तक के लिए टेस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी लिखा होगा देखो, 1.0 से लेके। एक्यूरेसी किस आधार पर बनाई जाती है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन के आधार पर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? ये वाला जो डिफ्लेक्शन, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 500। कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 500। क्यों, तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? क्या बात कर रहे हो? हैं, क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों अलग बैठना, कल से साथ में दिखेगा ना। तुम उठो, हम उधर आगे आओ तुम। घर वाले पढ़ने भेजते हैं, तुम यहाँ आके मजाक मस्ती चल रहा होता है, हैं? 1 घंटे की क्लास नहीं ले पाते हो। सरकार बोलती है 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाओ, 6 8 घंटे में इनकी आंख से आंसू निकलने लगेंगे। हम्म, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 500 वोल्ट। इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 30 है। 0 से 30 इसकी रेंज है, ठीक है। तो जैसे इसकी अगर हमें कहे कि रेंज बताओ कितनी है, इसकी रेंज बताने के लिए कहे तो इसकी रेंज कितनी है? 0 से 500। एफ एस डी कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 500। ये हो गई इसकी रेंज। इसकी रेंज कितनी है? 0 से 500। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज ऐसे बताएंगे, 0 से कितने तक? 30 तक। और इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है? 30 है। तुम वहां नहीं, यहाँ बैठने के लिए तुम्हें कहा, जोड़े बना के बैठना तुम्हें। हाँ, वो अभी आगे समझाते हैं, ठीक है। आज इंस्ट्रूमेंट की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर पूछे हमसे तो हमें समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास एक्यूरेसी का जैसे 0 से 0.3, 0.5 से 0.1, 1.5 से 2.5, ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। और 0.5 से 1.0 एकदम प्रिसीजन होता है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत प्रिसाइज होता है। लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 0.1 से 0.3 वाले होते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है। वो और ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, जो लैब में होते हैं वो और ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। हालांकि ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं इंडस्ट्रियल वाले हैं, 1.5 से 2.5 के रेंज के बीच में, ठीक है। उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है, ठीक है, उतने एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसमें एरर आएगा, जैसे एक्यूरेसी लिखी है 1.5,
1.5, तो मतलब 1.5 एरर आएगा। जैसे 100 वोल्ट नापोगे ना तो 1.2 तो उसका एरर ही आ जाएगा। ठीक है, 1.2 क्या आ जाएगा, उसका एरर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। जैसे क्लास है 0.1 से, देखो ये वाली एक क्लास मिलेगी 0.1 प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के लिए एंड मेजरिंग लेबोरेटरीज डिवाइस के लिए होता है। 0.5 किसके लिए होता है, पोर्टेबल डिवाइस के लिए होता है और लैब के लिए होता है। 1.0 इंडस्ट्रियल के लिए, ठीक है। 1.5 पैनल मेजरिंग डिवाइस के लिए होता है। ठीक है, पैनल में जैसे कॉलेज के जो लैब में होते हैं वो ये वाले होते हैं, 1.5 वाले मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर 1.5 वाले मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंटर दिख रहा था यहाँ पर, जो हमने पढ़ा था ये, इसमें पॉइंटर दिख रहा है ये। ठीक है, पॉइंटर दिख रहा है सबको? अरे ये पॉइंटर दिख रहा है ब्लैक कलर का ये। ठीक है, तो पॉइंटर का काम क्या होता है, कहाँ पर रीडिंग है वहां पर घूम जाएगा ये। ठीक है, तो पॉइंटर के प्रकार होते हैं, इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड पॉइंटर का। ठीक है, ये काय का होता है, स्टैंडर्ड पॉइंटर का। ठीक है, इस तरीके से रहता है। नाइफ पॉइंटर इस तरीके से नाइफ बना रहता है। ठीक है, उसके बाद लेंस पॉइंटर ये होता है। ठीक है, ये एरो है पॉइंटर का। ठीक है, उसके बाद रीड ट्यूब पॉइंटर इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हेयर लाइन पॉइंटर का इस तरीके से उपयोग होता है। ठीक है, नाइफ इंडिकेटर का इस तरीके से होता है। मेनली हमारा स्टैंडर्ड पॉइंटर होता है। ठीक है, मेनली हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंटर का उपयोग करते हैं। अब देखो मिरर स्केल क्या होती है। मिरर स्केल का उपयोग किया जाता है पैरालॉक्स एरर को दूर करने के लिए। क्या के लिए किया जाता है, मिरर स्केल का उपयोग पैरालॉक्स एरर को दूर करने के लिए। जैसे देखो ये आंखें दिख रही सबकी। ठीक है, ये स्केल है। जैसे मान लो इसको हम रीडिंग देख रहे हैं, ये इसका पॉइंटर है, ये इसकी क्या है, स्केल है। ठीक है, ये इसका क्या है, स्केल है, और ये क्या है, इसका पॉइंटर है। अब पॉइंटर मान लो, अब बताओ कहां पर है, हैं? अब बताओ कहां पर है। चलो मैं यहां पर रखता हूं, अब बताओ कहां पर है। 20 पे है कि 21 पे? 21 पे है। अब बताओ 20 पे। ये होता है पैरालॉक्स एरर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पैरालॉक्स एरर। मतलब कि मापना हम कुछ और चाह रहे हैं, रीडिंग कुछ और है, हम देख कुछ और रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, पैरालॉक्स एरर। ठीक है, पैरालॉक्स एरर को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मिरर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो यहां से आदमी देख रहा है। ठीक है, ये यहां से देख रहा है या यहां से देख रहा है। ठीक है, ये स्लाइट लाइन हो गई। ठीक है, और इंडिकेटर ये हो गया, इसके लिए हो गई। ठीक है, तो हो सकता है वो यहाँ की रीडिंग पढ़ ले, हो सकता है यहाँ की पढ़ ले, जबकि एक्चुअल रीडिंग क्या है ये। इसको क्या कहा जाता है, पैरालॉक्स एरर। ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पैरालॉक्स एरर। पैरालॉक्स एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मिरर लगाते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं, और नाइफ एज पॉइंटर का उपयोग करते हैं। ये देखो यहाँ पर एक स्क्रू दिखेगा। ये स्क्रू होता है काहे के लिए, जीरो एडजस्टमेंट के लिए। क्या होता है, जीरो। यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है। अगर हमारा ये जीरो पे नहीं आता है तो क्या करो, इसको स्क्रू से एडजस्ट कर सकते। ठीक है, स्क्रू पे हम इसको, जैसे यहाँ पर है देखो, हमने इसको सप्लाई से बंद ऐसे ही रखा हुआ, तो यहाँ पर है, तो इसको एडजस्ट करके हम कहाँ ले जाएंगे, जीरो पे ले जाएंगे। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट में हमें जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ में नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या लगा होता है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है। ठीक है, एक चीज और रह गई इसकी।
स्टार वाला। हम्म। नेट भी खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में बता दें। स्टार का मतलब क्या होता है, कितने वोल्टेज के लिए टेस्ट किया गया है वो। ठीक है, कितने वोल्टेज के लिए ये टेस्ट किया गया है। जैसे 2 लिखा है तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखा है तो 1000 हो जाएगा। कितने वोल्टेज तक के लिए हमने टेस्ट किया। नेट ही चला गया। चलो ये छोड़ोगे, कल बता देंगे स्टार वाला। ठीक है, बाकी चीजें समझ में आ गई। हम्म, बन जाएगा ये। जीरो एडजस्टमेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब स्केल के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, स्केल के प्रकार की बात करते हैं। एक होती है लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्पेस स्केल जो होगी ना, लीनियर स्केल का में होगी इक्वल स्पेसिंग। स्पेसिंग कैसे दिखेगी, इक्वल दिखेगी। मैंने कहा ये स्केल लीनियर है, तो कैसे लीनियर है। एक, एक दो तीन चार पाँच, चार और पाँच, एक दो तीन चार 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 पाँच। ठीक है, ये स्केल कैसी है, लीनियर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये पूरी लीनियर स्केल है। इक्वली डिवाइडेड होती है। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल का में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समान दूरी होगी, इक्वल होगी। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। कहाँ पर उपयोग किया जाएगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी का पूरा नाम क्या है, अभी बताया था मैंने, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में उपयोग किया जाता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की खास बात होती है कि ये केवल डीसी में उपयोग होता है। केवल किसमें, डीसी में उपयोग होता है। ठीक है, तो इस बार ये इंस्ट्रूमेंट कहीं दिख गया ना पीएमएमसी, इसको एसी में नहीं नाप देना है। ठीक है, नहीं तो नपर जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल होती है, असमान स्केल होती है। ये क्राउडेड होती है बिगनिंग पे। कहाँ पर क्राउडेड होती है, बिगनिंग में, स्टार्टिंग। हाँ, शुरू में जैसे डायरेक्टली रीडिंग 1 पे आ गया था, बीच में कुछ नहीं था, तो क्राउडेड हो जाता है कहाँ पर, बिगिनिंग पे। इस स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस स्केल का उपयोग किया जाता है एमआई टाइप में। कहाँ की किया जाता है, एमआई टाइप। ठीक है, क्राउडेड एट बिगनिंग, शुरुआत के आसपास के अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, क्राउडेड होते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्या समझ में आया है। क्राउडेड होता है बिगनिंग में। ये देखो 0 से 100 तक कोई रीडिंग नहीं ले पाएगा, 100 के बाद बताएगा देखो 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, ये सब बताएगा उसके बाद। लेकिन 50 वोल्ट पढ़ पाएगा क्या ये, नहीं पढ़ पाएगा। ये वाला भी देखो 0 से 5 वोल्ट तक नहीं पढ़ पाएगा, 5 वोल्ट 5 एम्पियर के बाद पढ़ पाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सिकुड़ी हुई है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, कौन सी स्केल है ये, क्राउडेड एट स्टार्टिंग। क्राउडेड एट स्टार्टिंग, ये वाली देखो, इसमें कोई दिक्कत, ये क्राउडेड नहीं, ये कैसी है, लीनियर स्केल। लीनियर स्केल है, क्लियर दिख रहा है ये दिख रहा है। इसमें खास बात इसकी देखो, यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पर सिंबल ऐसा बना हुआ है।
ये काय का सिंबल है? पीएमएमसी का। एसी, ये डीसी में उपयोग होगा, एसी में उपयोग नहीं होगा। ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। काय का सिंबल बना हुआ है? पीएमएमसी का सिंबल बना हुआ, ठीक है। तो पीएमएमसी में स्केल कैसी होगी? लीनियर होगी। इससे पहचान सकते हैं पीएमएमसी की स्केल लीनियर होगी, साथ में उसमें सिंबल बना रहेगा। इस तरीके का सिंबल बना है तो ये काहे का है? पीएमएमसी का। इस तरीके का सिंबल बना है तो एमआई टाइप का है, ठीक है। इस तरीके का सिंबल जो बना होता है काहे का है? ये काहे का है? एमआई टाइप का है, ठीक है। किस टाइप का है ये? एमआई टाइप का है, ठीक है। मिरर स्केल का उपयोग किया जाता है काहे के लिए? पैरालॉक्स एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। पहला होता है डिवाइस एरर। जो हमारी डिवाइस होती है उसमें भी एरर हो सकती है। गलत तरीके से असेंबल कर दिया, गलत पोजीशन में लगा दोगे ना तो आएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस एरर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव पड़ जाना, ठीक है। जैसे तापमान का प्रभाव पड़ जाए, आर्द्रता का प्रभाव पड़ जाए, कंपन का प्रभाव पड़ जाए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, इनका प्रभाव पड़ जाए तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस एरर। स्विचिंग एरर कौन सी कहलाती है? गलत रेंज का सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेजर हमें कुछ और करना था, हम कुछ और सेलेक्ट कर लिए रेंज, ठीक है। पता चला हमें मेजर करना था 5 वोल्ट, 100 वोल्ट वाला लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एरर आती है, ठीक है। ह्यूमन एरर कौन सी आती है? पैरालॉक्स एरर। आप गलत देख रहे हो, गलत रीडिंग नहीं है, देख गलत रहे हो, ठीक है। तो किस में आती है? ह्यूमन एरर पे, ठीक है। इंसान जितनी भी गलती कर सकता है वो ह्यूमन एरर आती है। अमीटर को वोल्ट मीटर लगा लिया, वोल्ट मीटर को अमीटर लगा लिया, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? अब पॉइंटर को चलाने के लिए, जैसे ये पॉइंटर है, इसको चलाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये क्या करता है? पॉइंटर को मूव कराता है। पॉइंटर को क्या करता है? मूव कराता है, ठीक है। यानी सुई को चलाने का काम करता है। दूसरा होता है कंट्रोलिंग फोर्स। ये जैसे फोर्स लगा, इस फोर्स लगने से डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये जो हमारा पॉइंटर है ये इंस्ट्रूमेंट की दीवार से टकराएगा और टूट जाएगा। तो इसको क्या करना है? कंट्रोल करना। क्या करना है? स्प्रिंग लगी रहती है कंट्रोलिंग के लिए कि डायरेक्टली जाके उसकी दीवार पे टकरा के टूट ना जाए पॉइंटर। इनर्शिया की वजह से जाएगा तो किससे टकरा जाएगा? दीवार से, और टूट जाएगा। उसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोलिंग फोर्स का उपयोग करते हैं। तीसरा होता है डैम्पिंग फोर्स। अब देखो, इसमें फोर्स इधर से लगा, फिर फोर्स इधर से लगा, इस तरीके से ये क्या करने लगेगा? ऑसिलेशन करने लगेगा। एक सेकेंड। हो गया? तो कंट्रोलिंग काहे के लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोलिंग दो तरीके के उपयोग किए जाते हैं। कंट्रोलिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग, एक होता है स्प्रिंग से, और एक होता है ग्रेविटी से। एक होता है किससे? स्प्रिंग से, और एक होता है ग्रेविटी से। ग्रेविटी जानते हो? हैं? नाम सुना है? क्या होता है? हैं? न्यूटन के सेब वाली कहानी है। अब न्यूटन के सेब की कहानी। सेब उनके सर पे गिरा तो क्यों गिरा, खोजने लगे। अपने यहाँ गिरा होता तो आदमी खा पी के और फिर सो जाता है, ठीक है। तो जो
ग्रेविटी होती है वो कहाँ काम करती है, नीचे, ठीक है, वर्टिकली नीचे काम करती है, ठीक है। इस वजह से जो ग्रेविटी वाले ऑसिलेशन लगाए जाते हैं ना, उसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली माउंटेड ही होगा, उसको हॉरिजॉन्टली माउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी कंट्रोल होता है और स्प्रिंग कंट्रोल होता है। ऑसिलेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स का उपयोग किया जाता है कि ऑसिलेशन ना करे, पॉइंटर अपनी पोजीशन पर क्विकली आ जाए, ठीक है। पता चला एक बार इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, बीच में जो उसकी मिडिल पोजीशन के दोनों ओर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो उसको पढ़ना है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर पे रुक ही नहीं रहा है, इधर आ रहा है और इधर जा रहा है, अपनी माध्य स्थिति, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, दोनों ओर क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, दोनों ओर क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। इसको क्या कहा जाता है, डैम्पिंग, दोनों ओर ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। तो पॉइंटर जो नॉर्मल दिख रहा है ना कि हमने पॉइंटर लगा दिया वो रीडिंग आ जाएगी, नहीं आएगी, उसमें 3 तरीके के बल लगाए जाते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जैसे करंट हमने दिया ना तो करंट के हिसाब से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज के हिसाब से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम किसका होगा, कंट्रोलिंग फोर्स का। किसका काम होगा, कंट्रोलिंग फोर्स का। ये पॉइंटर जो ऐसे हम रीडिंग नापते हैं ना तो एकदम आके अपनी पोजीशन पे रुक जाता है, वो क्यों रुकता है अपनी पोजीशन पे, क्योंकि उस पे कंट्रोलिंग फोर्स भी लगा है और ऑसिलेशन वाला भी लगा हुआ है, ठीक है। कंट्रोलिंग रहेगा ना तो जैसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा ऐसे, तो कंट्रोलिंग उसके अपोजिट में काम करेगा, ठीक है, कि उसने रोका 1 एम्पियर पे आना चाहिए, वो 1 एम्पियर के दोनों ओर ऐसे ऑसिलेशन करने लगा, उसको क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटिंग फोर्स, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स कहा जाता है उसको। हाँ, कंट्रोलिंग के लिए देखो 2 फोर्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटी वाला और एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल। सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल में हम किसी भी पोजीशन पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया पीवट, ये पीवट हो गया, हमने इधर लगा ली बेरिंग, ऐसे बेरिंग लगा ली, ठीक है। यहाँ पर भी हमने बेरिंग लगा ली, यहाँ पर हमने लगा दिया स्प्रिंग, ऊपर नीचे हमने 2 स्प्रिंग लगा दी। ये कौन सी स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग। कौन सी स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग, ठीक है। ये काहे की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, काहे की बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, हेयर स्प्रिंग होती है। तो ऊपर नीचे हमने 2 स्प्रिंग लगा दी तो इसके घूमने का विरोध करेगी। तो ये स्प्रिंग काहे के लिए होती है, कंट्रोलिंग के लिए होती है, ठीक है। कौन सा कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। सबसे कॉमन होती है, इसको हम किसी भी पोजीशन पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और स्प्रिंग कंट्रोल की खास बात ये होती है, जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है वो समानुपाती होता है किसके, थीटा के। कंट्रोलिंग फोर्स किसके समानुपाती होता है, थीटा के, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग फोर्स किसके समानुपाती है, डिफ्लेक्शन के समानुपाती है। कुछ घुस रहा है दिमाग में, जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, कितने एंगल कंट्रोल कर रहे हैं, उसी के समानुपाती है थीटा, ठीक है। जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है ये वर्टिकल पोजीशन में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ काम करती है, डाउनवर्ड काम करती है। इसलिए हमें इसको कैसा लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो हमने ये वेट लटका दिया, तो ये वेट लटका देंगे, अगर ये वेट को हम हॉरिजॉन्टली रख देंगे तो ग्रेविटी काम नहीं करेगी। ग्रेविटी कहाँ काम करेगी, नीचे की तरफ काम करेगी। जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, साइन थीटा के। किसके समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, साइन थीटा के। तो इसको अगर हम ग्रेविटी कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारी स्केल वैसी नॉन लीनियर हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा लीनियर नहीं है। लीनियर कौन सा है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, स्प्रिंग कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डैम्पिंग फोर्स। उसके बाद किस में आते हैं, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग जो है ये होती है कितने तरीके की, 3 तरीके की। वैसे तो होती 4 तरीके की है, बट यहाँ पर कितने तरीके की है, 3 तरीके की। पहले होती है एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है।
एडी करंट डैम्पिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारा पीवट होता है ना उसके साथ एक एल्युमिनियम की डिस्क लगा देते हैं। डिस्क लगा के साथ में हम यहाँ मैग्नेट लगा देते हैं। तो जब ये डिस्क घूमती है ना तो चुंबक उसके घूमने का विरोध करता है। चुंबक क्या करता है, उसके घूमने का विरोध करता है। ठीक है, एल्युमिनियम की डिस्क कहाँ घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपोज करता है किसका, मोशन का, उसके घूमने का विरोध करता है। घूमने का क्या करता है, विरोध करता है। किसके घूमने का, एल्युमिनियम की डिस्क का। एल्युमिनियम की जो डिस्क घूम रही है ना, इसका घूमने का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। एल्युमिनियम की डिस्क के घूमने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये देखो एल्युमिनियम की डिस्क किसके साथ लगी है, पीवट के साथ लगी है। जो हमने पीवट बनाया था ना, जो साफ्ट घूमता है उसको पीवट कहा जाता है। तो पीवट का क्या करेगी, घूमने का विरोध करेगी। ये इधर जाएगी तो एडी करंट इंड्यूस्ड करेगा, फिर इधर जाएगी तो एडी करंट इंड्यूस्ड करेगा। एडी करंट घूमने से इसके घूमने का क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, डैम्पिंग। को जो इधर उधर घूम रहा था ना, नहीं घूम पाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चुंबक उसके घूमने का विरोध करेगा। ठीक है, चुंबक इसके घूमने का विरोध करेगा। उसके बाद होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अरे ये वही वाला है, वही आगे। चलो एक इसके आगे से कल कर लेंगे ना, ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग वाला कल कर लेंगे। और स्प्रिंग की भी कुछ प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। ठीक है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी भी पढ़ा देंगे, क्योंकि कई बार स्प्रिंग की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको नहीं, स्प्रिंग रीडिंग थोड़ी लेता है, पॉइंटर रीडिंग लेता है। तो वो स्प्रिंग का एक फोर्स होता है। ठीक है, उस फोर्स के हिसाब से स्प्रिंग डिजाइन की जाती है कि कितना अपोज करेगी। हमें ज्यादा अपोज थोड़ी करवाना है कि बिल्कुल घूमने ही ना दे। एक हमने मोटी स्प्रिंग लगा दी कि घूम ही नहीं रहा है ना। इसके लिए स्प्रिंग की क्वालिटी, हेयर स्प्रिंग कितना वो कितना कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे जो हमारा पॉइंटर होगा, पॉइंटर के अकॉर्डिंग वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। नहीं तो ज्यादा कर दे तो पॉइंटर घूम ही नहीं पाएगा। हाँ, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, सब लोग अपना वो बना लेना फाइल। ठीक है, फाइल कंप्लीट कर लेना सब लोग। फाइल चेक करेंगे कल, और एक दो क्लास में ही कंप्लीट भी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, मेजरमेंट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।